प्यारे साथियों, उत्तराखंड इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज अध्ययन करेंगे कृतपुर राज्य, छांगल देश, यादव, नाग और उत्तराखंड में नाग वंश, वर्धन वंश, पौरव वंश, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, ये 4-5 किताबों का अध्ययन करके जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो कृपा करके एक क्रम से वीडियो ज़रूर देखें। जिसने आगे की वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले उनको ज़रूर देखें। तो कृतपुर राज्य जो था, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि कृतपुर राज्य की सीमाएं नेपाल के पश्चिम में थी। उत्तराखंड के हिसाब से हम देखें, कल हमने पढ़ा था कुलूतों का राज्य, लास्ट में वो पढ़ा था, वो कहाँ था? इधर कांगड़ा ज़िले के आसपास इस एरिया में था। फिर कृतपुर राज्य जो है वो इस एरिया में था और खस इधर कुमाऊँ के एरिया में यहाँ पर जो थे अपना शासन करते थे। उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंशों में उस समय बटा हुआ था। फिर आगे देखें, इतिहासकारों के अनुसार कृतपुर राज्य के संस्थापक जो थे वो उत्तरवर्ती कुनिंद शासक ही थे। अब छांगल देश का राजवंश जो अभी हमने देखा था, इसकी राजधानी लाखामंडल शिलालेख, इसकी जानकारी जो है हमको लाखामंडल शिलालेख से मिलती है। यमुना प्रदेश के आसपास जो था छांग देश नाम का एक राज्य ये वाला था। इस शिलालेख में जो कि लाखामंडल शिलालेख मिला है, 7 नरेशों के नाम वहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखें यादवों की शाखा का यमुना प्रदेश में कालसी के आसपास का शासन, यानी कि उस समय ये सिंहपुर नाम से जाना जाता था। सिंहपुर का यदुवंश, इसका अध्ययन करें तो इसके बारे में इसका ज्ञान जो मिलता है वो लाखामंडल प्रशस्ति से मिलता है, जो कि किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का है। अब राजकुमारी ईश्वरा कौन थी? राजकुमारी ईश्वरा जो थी भास्कर वर्मन की क्या थी? बेटी जो थी वो राजकुमारी ईश्वरा थी। इसका विवाह हुआ था जालंधर के राजा चंद्रगुप्त प्रथम से। फिर ये किसी युद्ध में गया होता है, तब ये वहाँ मर जाता है। बाद में ये फिर एक शिव मंदिर भी बनाती है। तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल जो अभिलेख है वहाँ से हमको सिंहपुर के यदुवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो राजधानी थी सिंहपुर थी। इस वंश का संस्थापक श्री सेन वर्मन को माना जाता है, यानी कि जो संस्थापक थे वो कौन थे? सेन वर्मन थे। लाखामंडल प्रशस्ति में यादव वंश के 11 पीढ़ियों, कितने? 11 पीढ़ियों तथा 12 राजाओं का ज्ञान होता है। यानी कि जो हमको जानकारी मिलती है लाखामंडल अभिलेख से मिलती है और इससे हमको 11 पीढ़ी तथा 12 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल अभिलेख प्रशस्ति जो है वो किस वंश से संबंधित है, यानी कि इससे किस वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है करके। ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। जब उसके पति की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद की बात होती है, तब इसने वहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। सिंहपुर की पहचान लाखामंडल के रूप में हुई है। लाखामंडल का पुराना नाम जो था वो मढ़वी था। फिर हम बात करें उत्तराखंड में नाग वंश के बारे में, तो 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। कृतपुर जो यानी कि नेपाल के पश्चिमी हिस्से में था और वहाँ पर जो था नाग राजवंश ने कुनिंद के जो परवर्ती राजा थे उनको, उन नागों ने कृतपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। कौन सा क्षेत्र आता है? मध्य हिमालय व उसके आसपास का क्षेत्र जो था वहाँ पर इन्होंने अधिकार करा। अब जो नाग वंश है इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसके जानकारी के स्रोत हैं गोपेश्वर चमोली से प्राप्त त्रिशूल अभिलेख। त्रिशूल लेख जो है उससे हमको नागवंश की जानकारी मिलती है। और नाग मंदिर एक चंपावत में है, बेरीनाग में है, सेम सुखेम टिहरी में है। तो यहाँ से
हमको पता चलता है कि उत्तराखंड में नागवंश ने भी शासन किया था। अब जो त्रिशूल लेख है उसमें 4 नागवंशी राजाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। वो कौन राजा हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग तथा गणपतिनाग। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि त्रिशूल अभिलेख में किसकी जानकारी मिल रही है? नागवंश की जानकारी मिल रही है। कितने राजाओं की मिल रही है? 4 राजाओं की। वो 4 राजा कौन हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग तथा गणपतिनाग। गणपतिनाग नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उत्तराखंड में जो नागवंश था उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपतिनाग था। गणपतिनाग ने रुद्र महालय के समीप शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। शुद्ध महादेव जम्मू कश्मीर से भी नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है, यानी कि नागवंश के जम्मू कश्मीर में भी नागवंश था, वहाँ से भी इसका पता चल रहा है। और उत्तराखंड में जो नागवंश है उसकी जानकारी मिल रही है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। ठीक है, यहाँ भी त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है, यानी कि त्रिशूल लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? एक गोपेश्वर में और एक जम्मू कश्मीर में, जिसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। बाड़ाहाट से प्राप्त त्रिशूल लेख की लिपि उत्तरी ब्राह्मी है। फिर क्या होता है कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता को समाप्त कर दिया तथा उत्तराखंड पर अधिकार कर दिया, यानी कि कीर्तिपुर आज और फिर यादव वंश और नागवंशों को के बाद जो है मोखरी राजवंश ने नागवंश की सत्ता को समाप्त किया। अब होता क्या है, जब जब केंद्र में शक्तिशाली शासन राजा रहता है तब उत्तराखंड में भी एक छत्र राज रहता है, यानी कि कम वो होते हैं छोटे छोटे वंश। और जब वहाँ प्रभावशाली शासन नहीं होता है तो यहाँ उत्तराखंड भी छोटे छोटे वंशों में बढ़ जाता है। फिर जब जो है हर्षवर्धन के टाइम पर अब उत्तराखंड की क्या स्थिति होती है, मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहब्रह्मा की हत्या हो जाने के बाद मोखरी राजा थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन आ गया। हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के क्षेत्रों में आकर स्वयं तो शासन नहीं किया, परंतु शासन करने के लिए उनके सामंत नियुक्त किए गए थे। अब सामंत क्या होते थे? जैसे उत्तराखंड में छोटे छोटे वो हैं राज्य हैं। अब हर्षवर्धन ने किसी एक राज्य के राजा को हराया तो अपना वहाँ पर स्वयं राजा के रूप में नहीं रहा, उसी को वहाँ का राजा जो पहले था उसी को वहाँ का राजा बने रहने दिया, परंतु वह राज्य हर्षवर्धन जो है यानी कि जो केंद्र में जो राजा है उसके अधीन आ गया। तो यदि हम देखें सामंतवाद को सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसको प्रभावी बनाने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन के समय से प्रभावी होती है, परंतु ये प्रारंभ यह गुप्त काल से हो जाती है सामंतवादी व्यवस्था भारत में। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया, जिसने उत्तराखंड के क्षेत्रों की यात्रा की। तब उसने जब अपने यात्रा वृत्तांत हमने उसका पढ़ा है तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में सीयूकी में 138 देशों का वर्णन किया था। हरिद्वार में 634 ईस्वी पूर्व में आया और हरिद्वार को उसने क्या कहा था? मोयूलो कहा था। कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्र को पोलीहिमोपुलो, जिसको क्या कहा उसने? पोलीहिमोपुलो का जब अनुवाद करा गया तो पता चला कि पोलीहिमोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर राज्य था, जिसके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुर या पौरव राजवंश, पर्वताकार राजवंश, ये सब एक ही हैं। इनके बारे में हम अभी विस्तृत जानकारी लेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्या किया था जो हुएनसांग था, हमने पहले वीडियो में भी बता दिया है कि उसने उसके यात्रा वृत्तांत में काशीपुर वाले एरिया का नाम गोविसाण, कालसी को सुधनगर, मुंशारी को तिकसेन, इस टाइप से प्राप्त होते हैं। और जो हुएनसांग है उसकी जीवनी किसने लिखी थी? उसकी जीवनी व्हीली नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। फिर आगे को देखते हैं। आगे को यात्रा वृत्तांत जो था, हरिद्वार का विवरण, मोयूलो और वहाँ की माप बताई थी उसने 20 लीटर। इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल तथा कुमाऊं के क्षेत्र को ब्रह्मपुर मानते हैं।
अलग अलग मत हैं। अधिकतर लोग तो कुमाऊं तथा गढ़वाल वाले क्षेत्र को ब्रह्मपुर राज्य मानते हैं, परंतु कुछ लोग जौनसार वाले क्षेत्र को भी मानते हैं कि यहाँ ब्रह्मपुर था। अब बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। यानी बाणभट्ट जो थे उनकी जो हर्षचरित है उसमें उत्तराखंड में आने वाले लोगों का वर्णन वहाँ भी मिलता है। और यानी कि कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, वही इंसान के यात्रा वृत्तांत से और हर्षचरित से भी हमको यहाँ जो उस समय शासन काल था उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे को देखें। कन्याकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया तथा उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, जिनमें मुख्य कौन कौन से थे। उस वर्धन वंश के बाद उत्तराखंड वाला जो एरिया था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है, जिनमें प्रमुख थे शत्रुघ्न राज्य इस एरिया में था, पूर्वी सीमा पर गंगा यमुना नगर के मध्य में, और राजधानी यहाँ की सुधगांव थी। ब्रह्मपुर राज्य इस एरिया में तत्कालीन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल वाले एरिया में ब्रह्मपुर था। इसके बारे में अभी हम और जानकारी देखें। राज्य तत्कालीन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो था ब्रह्मपुर था। राज्य में पौरव राजवंश या पर्वताकार राज्य, ब्रह्मपुर राज्य कहो, पौरव राजवंश कहो या पर्वताकार राज्य कहो, ये सब क्या हैं, एक ही हैं। अब जो पौरव वंश है ये भी इम्पोर्टेंट वंश है। यहाँ से इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे हम जरा। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमको तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। अब जो ये तालेश्वर अभिलेख था, ये तालेश्वर स्थान कहाँ है, जनपद अल्मोड़ा में देघाट नामक एक स्थान है। देघाट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर तालेश्वर नामक एक स्थान है। वहाँ से ताम्र व अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए। इनकी ये जो अभिलेख हैं 1915 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। तो उनसे जो है इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तालेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं वहाँ पर किन किन राजाओं के नाम मिलते हैं, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धुतिवर्मन और विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन प्रथम और विष्णुवर्मन द्वितीय। जो इनमें शक्तिशाली राजा था वो धुतिवर्मन सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। जो तालेश्वर अभिलेख हैं इसकी खोज करने का श्रेय जाता है Y.K. गुप्ते को। यहाँ से प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि तालेश्वर अभिलेख जो हैं वो किस वंश से संबंधित हैं। तो किस वंश से संबंधित हैं, तालेश्वर अभिलेख पौरव राजवंश या पर्वताकार राजवंश से संबंधित है। इनकी खोज कब हुई, 1915 में इन अभिलेखों की खोज हुई। बाद में अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता पूर्व ही इनको लखनऊ के संग्रहालय में स्थापित कर दिया, यानी कि इन अभिलेखों को लखनऊ में के संग्रहालय में रखा गया। अब ये यहाँ उपलब्ध नहीं है। फिर धुतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन के ताम्रपत्र ही तालेश्वर से प्राप्त हुए, जिनमें हमें पौरव वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक राजा धुतिवर्मन, दूसरा राजा विष्णुवर्मन के ताम्रपत्र जो हैं वो तालेश्वर में प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र इनके हैं और कितने राजाओं के नाम मिले हैं, 1 2 3 4 5 ये राजाओं के नाम वहाँ से तालेश्वर अभिलेख से हमको प्राप्त हुए। पौरव वंश के जो प्रारंभिक राजा थे उनके नाम के आगे तो कोई उपाधि लिखी हुई नहीं मिलती है, परंतु जो बाद के राजा थे उनके आगे से परम भट्टारक नाम की उपाधि लगी हुई मिलती है। इससे पता चलता है कि जो प्रारंभ के राजा थे वो तो रहे होंगे हर्षवर्धन वंश के सामंत के रूप में रहे होंगे। जो जो केंद्र में वो शासन कमज़ोर पड़ा तो बाद के पौरव शासकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा और अपने नाम के आगे परम भट्टारक की उपाधि उन्होंने जोड़ी। जो पौरव वंश के राजा थे वो अपने को गो ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। और पौरव वंश उत्तराखंड का पहला ऐसा वंश है जिसने शासन प्रशासन की नीति शुरू कराई।
तालेश्वर ताम्रपत्र से ही पता चलता है कि इस वंश के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। पौरव राज्य का विस्तार गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक था। अब वहाँ के शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था थी इसके बारे में हम देखें तो सबसे बड़ा पद जो होता था वो राजा का होता था, और राजा जहाँ निवास करता था उस निवास स्थान को कहते थे कोट। राजा का निवास स्थान क्या कहलाता था? कोट। यानी कि कोट की सुरक्षा, यानी कि राजा जहाँ रह रहा है वहाँ की जो सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करता था उसको कहा जाता था कोटाधिकृत। ठीक है, ये जो नाम है छोटे छोटे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि राजा के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? कोट। प्रबंधन और सुरक्षा का कार्य जो करता था वो क्या कहलाता था? कोटाधिकृत कहलाता था। मंत्री परिषद का सर्वोच्च वो कहलाता था अमात्य कहलाता। फिर और क्या क्या पद थे? एक पद था राजदेवारिक। राजदेवारिक कौन होता था? राजप्रसाद में आने जाने वालों की देख रेख जो करता था उसका नाम होता था राजदेवारिक। कारगिक। कारगिक का काम क्या होता था? राज आज्ञाओं व शासन को की गई प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुंचाना। ये काम था किसका? कारगिक का। भोजन व्यवस्था का कार्य कौन करता था? सुपर कारपति। सुपर कारपति जो था वो भोजन व्यवस्था का प्रबंधन करना उसका काम था। बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष जो होता था वो पौरव वंश के समय सेना का प्रमुख होता था। अब हम सेना की बात करें तो सेना जो थी 3 प्रकार की सेनाएं थी। एक गज सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। गज सेना का जो प्रमुख था वो गजाधिपति, अश्व सेना का जो प्रमुख होता था अश्वपति, पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसको जयनपति कहा जाता था। ठीक है, वैसे तो नाम ये सरल हैं, गज वाले गजपति, अश्वपति, पैदल वाले जयनपति, परंतु अभी हम फिर और वंश पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। जैसे कत्यूरी राजवंश पढ़ें, वहाँ गज वाले को क्या कहा जाता है? अश्व वाला है अश्वबलाधिकृत, गज बलाधिकृत इस नाम से। तो फिर यह यहाँ कहा जाता है गजपति, वहाँ कत्यूरी में गज बलाधिकृत। इस टाइप से छोटी छोटी जो बातें होती हैं यहीं से 1 नंबर में इधर उधर होने की संभावना बन जाती है कभी। तो 3 प्रकार की सेना, गज वाली गजाधिपति, अश्व की अश्वाधिपति और पैदल वाली जयनपति। इनका जो प्रमुख था वो क्या था? बलाध्यक्ष। तीनों सेनाओं का प्रमुख वो कहलाता बलाध्यक्ष कहलाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागिक कहा जाता था। भाग मतलब अब उस समय जो था 3 प्रकार के कर होते थे। जो भाग होता था वो होता था भूमि कर, ठीक है, और एक होता था भोग, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, एक होता था भोग, ऐसे ही सुन लो। भाग जो होता था वो भूमि कर होता था, जो भोग होता था वो नगद कर। अब जिसके पास भूमि नहीं है या जो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है तो वो कर के रूप में क्या देगा? नगद पैसा या नगद मुद्राएं देगा, वो कहलाता था भोग। इसको हम व्यापार कर भी कह सकते हैं। एक कर का नाम और मिलता है बलि कर। बलि के बारे में स्पष्ट जानकारी कहीं पर नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से भाग, भोग, बलि, ये 3 प्रकार के कर उस समय पर पौरव वंश में चलते थे। और पौरव वंश में हम देखें तो सबसे बड़ा होता था देश। देश के बाद बटा होता था किसमें? प्रांत में। प्रांत के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम। देश, प्रांत, तहसील, ग्राम, यानी कि वहाँ पे जिला नाम की कोई भी संस्था नहीं थी। तो ताम्रपत्र अभिलेख से हमको पौरव वंश की जानकारी मिलती है, और पौरव वंश ही ऐसा पहला वंश है जिसने शासन प्रशासन की नीति को शुरू करा। और पौरव वंश के जो प्रशासन की प्रणालियाँ हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। यहाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट वंश बनता है।
फिर और देखें हम गोविषाण राज्य। गोविषाण हमने बहुत बार ये शब्द आ चुका है, अब तो सभी को पता होगा। गोविषाण मतलब वर्तमान काशीपुर। गोविषाण राज्य में काशीपुर के अतिरिक्त रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। विस्तार इसका पश्चिम में रामगंगा से पूर्व में शारदा तक था। उज्जैनी दुर्ग ग्राम गोविषाण राज्य में ही था। ब्रह्मपुर राज्य गोविषाण के उत्तर में स्थित था। कल्याण वर्मन का राज्य, ये क्या था? इसकी जानकारी पलेठी के शिलालेखों से प्राप्त होती है। तो पलेठी कहाँ है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। पहली वीडियो ज़रूर देखें, हमने सूर्य मंदिर के बारे में जहाँ पर बात की थी, वहाँ पर पलेठी में भी एक सूर्य मंदिर था। पलेठी के शिलालेख से पता चलता है कि देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में कल्याण वर्मन का स्वतंत्र शासन रहा होगा। यानी कि वर्धन वंश केंद्र से हटा तो फिर छोटे छोटे राज्यों में उत्तराखंड बढ़ गया। तो ऐसे ही एक कल्याण वर्मन का भी राज्य था। आ गया है यहाँ पर ये पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोल खाल टिहरी में। कश्मीरी हाट नामक स्थल, ये कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के वंश अब ज्यों ज्यों हम आगे को बढ़ेंगे तो टॉपिक की महत्ता बढ़ती जाएगी, और इसलिए गंभीरता से अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें।